नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर आर के मुदगिल। आज का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है एसआईआर। एसआईआर आप सभी देख रहे हैं कि क्या विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 ये क्या है? इसको अगर डिटेल में आप थोड़ा-सा समझने में समय लगाएँगे तो आपको इसकी बारीकी से पूरी जानकारी हो जाएगी। बेसिकली एसआईआर को लेकर भारत सरकार गंभीर है और इसको आप आम भाषा में और सरल भाषा में समझे तो ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। बहुत सारी उसमें एनोमलीज़ हैं, बहुत सारी गड़बड़ हैं, कई नाम गलत हैं, रिपीट हैं। इन तमाम दिक्कतों के समाधान के लिए सरकार एसआईआर कर रही है और काफ़ी लंबे समय के बाद ये एसआईआर हो रहा है। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ इस पूरे कार्यक्रम को लेकर हैं, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो गणना अवधि, जो आप देख रहे होंगे बीएलओ आपके पास आ रहे हैं आपके इलाके में और एक आपको एनुमरेशन फॉर्म दे रहे हैं, जो कि पहले से कुछ भरा हुआ है और कुछ हमें भर के उनको वापस लौटाना है। तो वो जो समय है उनके फॉर्म देने का और वापस लेने का, उसको गणना अवधि कहा गया है, जो 15/6/2026 से लेके 14/7/2026 तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद अगला जो स्टेप है, उसमें जो प्रारूप बनेगा, यानी कि जो ये फॉर्म वापस जमा हो जाएँगे, आप जितने भी फॉर्म भर के वापस बीएलओ को देंगे, उसके बाद वो एक ड्राफ्ट दोबारा से इलेक्टोरल बनाएँगे, एक ड्राफ्ट बना देंगे कि ये लोग अभी वोटिंग लिस्ट में हैं और ये लोग अब वोटिंग लिस्ट से बाहर हो चुके हैं या इस पर्टिकुलर इलाके से बाहर होके किसी और इलाके में शिफ्ट हो चुके हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें होंगी। उसके बाद वो पब्लिश हो जाएगी, सरकारी जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की, वहाँ उस पे कोई भी उसको देख सकता है। 21/7/2026 तक पब्लिकेशन का टाइम है। उसके बाद 21/7/2026 से 20/8/2026 तक और भी जो दावे और आपत्तियां हैं वो कोई भी दर्ज करा सकता है। सपोज़ हमने कोई ऑब्जेक्शन रेज़ किया था किसी वोट को लेके, कोई करेक्शन कराने के लिए, कोई गलती थी उसको सही करने के लिए फॉर्म भर के भी दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर जो ड्राफ्ट है उसमें वो कमी रह गई है और वो शुद्धिकरण नहीं हुआ है या वो वोट सही नहीं हुई है, तो हमें 21/7/26 से 20/8/2026 तक का समय मिलेगा। उस दौरान हम फिर से अपने दावे दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद उसकी सुनवाई होगी, जो भी हमने दावे दर्ज कराए थे। हमारा ईआरओ जो है वो इसकी सुनवाई करेगा। वो कई जगहों पे अगर आप देखेंगे तो एसडीएम भी हैं और कई एडीसी लेवल के अधिकारी भी इस प्रक्रिया में ईआरओ की भूमिका में आपके साथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद ये सब फाइनल करने के बाद 22/9/2026 को अंतिम प्रकाशन होगा, यानी कि वो फाइनल लिस्ट होगी जो आगे के लिए मानी जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब ये होगा क्या, बीएलओ करेगा क्या? बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएँ हैं, कुछ लोगों के अलग-अलग सवाल हैं। हम डिफ़रेंट कार्यशालाओं में जब जाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि जी इसमें बीएलओ का क्या रोल है, बीएलए का क्या रोल है? कुछ जगह बोलने में कन्फ्यूज़न है, कुछ लोग बीएलए को बीएलओ बुला रहे हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो उसका क्या है, आपको मैं थोड़ा-सा इसकी जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले बीएलओ क्या करेगा, हाउस टू हाउस, यानी कि वो घर-घर जाकर मतदाताओं की पहचान का काम करेगा। जो एनुमरेशन फॉर्म जो उसके पास पहले से एक भरा हुआ फ़ॉर्म है, जो कि उसको मिला हुआ है, वो फ़ॉर्म वो हर घर जाएगा, एक-एक वोटर तक पहुँचेगा और उन वोटर्स को अपने बूथ पर वो फ़ॉर्म देगा। अब क्योंकि लास्ट एसआईआर 2002 में हुई थी, तो आज से 24 साल पहले की बात है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेज़ आ गए होंगे, नेचुरल सी बात है। उन्हीं चेंजेज़ को अब एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो ये काम सारा बीएलओ और बीएलए के माध्यम से होगा। अब एसआईआर का उद्देश्य क्या है? कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये सिर्फ़ वोट काटने के लिए है, ये चीज़ें गलत हैं। तो ये बिल्कुल भी झूठी जानकारियाँ हैं, इनमें हमें नहीं जाना है। एसआईआर का साफ-सुथरा उद्देश्य है, क्योंकि लास्ट 2002 में हुआ था, उसके बाद बहुत सारे जो हमारे वोटर हैं, वो अब नहीं रहे, तो उनका नाम आज भी लेकिन उस सूची में चल रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों का नाम इलेक्टोरल से हटाना, कोई और डबल किसी की एंट्री है, 2 जगह कोई वोट हैं तो उसको करेक्ट करना, कुछ लोग पहले यहाँ रहते थे अब कहीं और चले गए हैं, इस तरह के लोगों को शिफ्ट करना, तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। और जो नए वोटर हैं हमें उनको ऐड करना, क्योंकि इस दौरान कुछ नए वोटर भी नेचुरल सी बात है कि काफ़ी बने होंगे। तो ये सारी तमाम तरह की जब चीज़ें आप करेंगे,
तो उससे आपका जो इलेक्टोरल रोल है, जो आपकी मतदाता सूची है, वो एकदम शुद्ध होती है, वो पूरी सही होती है, उसमें तमाम जानकारियाँ प्रॉपर आ जाती हैं। और इसमें हर जो पात्र नागरिक है, यानी कि एलिजिबल व्यक्ति है, जो 18 साल का हो चुका है और वोट देने का अधिकार रखता है, उसकी वोट बन जाएगी। तो ये तमाम तरह की चीज़ें होंगी। अब इसमें कुछ डिटेल जो है इलेक्शन से रिलेटेड हैं, इस पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी शायद हमें इतनी आवश्यकता नहीं है। जो एक आम व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है, वो चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। अब जब ये एनुमरेशन फॉर्म आपको मिलता है, तो वो फार्म कुछ इस तरीके का मिलेगा, जो आप ये देख रहे हो मेरे राइट साइड में। इसमें आपके पास रंगीन फ़ोटो लगाने की जगह है, आपको अपनी जन्म तिथि, आधार नंबर, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जीवन साथी का नाम, अगर आप मैरिड हैं तो ये तमाम तरह की जानकारी आप इस फार्म में भरेंगे। आगे हम इसको बल्कि और डिटेल में समझेंगे कि फार्म को सही तरीके से भरना कैसे है, क्योंकि उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब कुछ और चीज़ें हैं ज़रूरी, जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। अगर कोई भी मतदाता, अब देखिए लास्ट एसआईआर कब हुआ था, अभी मैंने आपको बताया 2002 में। अब अगर कोई मतदाता ऐसा है जिसकी 2002 के टाइम वोट ही नहीं थी, शायद वो 18 साल का ना हुआ हो, शायद वोट ना बनी हो, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनका नाम 2002 की मतदाता में सूची में शामिल है, एक तो वो हो गए जो शामिल हैं, ऑलरेडी हैं, 2002 में भी वोटर थे और आज 2026-24 में भी वो लोग वोटर की लिस्ट में हैं। ऐसे लोगों को तो क्या करना है, सिर्फ एनोमरेशन फॉर्म पहले से भरा हुआ उनको मिलेगा, उसमें थोड़ी बहुत जानकारियाँ उनको डालनी है, अपना साइन करना और वापस दे देना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2002 की लिस्ट में नहीं थे, उन लोगों के लिए कुछ अलग से आपको करने की आवश्यकता है। जैसे अब आप यहाँ देखेंगे कि जिनका नाम 2002 की सूची में नहीं है, ऐसे लोग क्या करें? अगर उनका जन्म 1/7/1987 से पहले का है, तो वो केवल अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगाएं, सरकार द्वारा वैलिड कोई भी एक आईडी, नीचे मैं आपको डिटेल भी दूंगा कि कितनी तरह की आईडी आप इसमें लगा सकते हो। टोटल 12 तरह के दस्तावेज हैं, जिनमें से कोई भी आईडी आप यहाँ लगाएंगे, अपना आधार कार्ड लगाएंगे, हो जाएगा। अब वो लोग जो 1987 से लेकर 2/12/2004 तक जिन लोगों का जन्म हुआ है, तो वो क्या करेंगे? अब वो अपना तो एक दस्तावेज लगाएंगे ही लगाएंगे, अपनी तो उनको जानकारी देनी है, साथ में अपने माता या पिता किसी एक की जानकारी भी उनको उस फॉर्म में भर के देनी होगी। तीसरी कैटेगरी वो लोग जो 2004 2/12/2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है, तो उनको माता और पिता दोनों की ही डिटेल देनी होगी। तो ये तमाम तरह की जानकारियां हैं, तो इससे कोई भी छूटेगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपकी जानकारी 2002 में नहीं थी वोटर लिस्ट में, तो पिताजी की होगी, पिताजी की नहीं तो माताजी की है, दादाजी की है, तो किसी ना किसी की तो वहाँ जरूर रहेगी। तो वंशानुक्रम के हिसाब से कोई ना कोई जानकारी आपकी लास्ट एसआईआर में शामिल रही होगी। अगर फिर भी नए वोटर भी हैं, तो ये तमाम तरह के डॉक्यूमेंट देके आप अपनी वोट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब ये आपके, जो मैंने कहा था कि 12 तरह के कुछ डॉक्यूमेंट हैं, किसी भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पीसीयू से नियमित कर्मचारी, कोई भी पहचान पत्र अगर आपके पास ऐसा है, कोई भी बैंक की कॉपी आपके पास है, कोई भी पासपोर्ट है, कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय से मैट्रिक की आपकी मार्कशीट है, किसी भी राज्य द्वारा प्रमाणित अधिकारी कोई पत्र है आपके पास, तो जब, क्योंकि ये पूरे देश में चल रहा है, जैसे इसमें आप देखोगे वन अधिकार प्रमाण पत्र लिखा हुआ, हमारे हरियाणा में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है जहाँ आदिवासी इलाके हैं वहाँ ऐसे कागज़ भी रहते होंगे। तो ये तमाम तरह के कागज़ हैं। इसमें अपने हरियाणा वालों के लिए खासकर मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास 10th की मार्कशीट है, आपकी बैंक की कॉपी है, और सबसे बड़ी बात आपकी आधार है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें आपके पास निश्चित तौर पर होंगी, तो आप आईडी के तौर पर इन तमाम तरह के कागज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से, जैसे इनॉमरेशन फॉर्म मैंने कहा ना, आपको बीएलओ घर घर आके दे रहा है, लेकिन इसके अलावा ऑनलाइन भी आप तमाम तरह की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उस पर जाकर आप अपना फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भी भर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बीएलए कौन है? बीएलए हमारे जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं हमारी, उनके द्वारा नियुक्त किए गए जो कार्यकर्ता हैं, वो बीएलए की भूमिका में हैं। और इसमें बीएलए 1 जो एक विधानसभा के ऊपर रहता है, वो बीएलए 1 है, और उस विधानसभा के प्रत्येक बूथ के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं वो बीएलए 2 हैं। ये तो बीएलए 1 और बीएलए 2
ये किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है या अन्य कोई भी राजनीतिक दल जो इसमें भाग ले रहा है। इसके अलावा आपके पास बीएलओ हैं। बीएलओ क्या है? बीएलओ सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। वो कोई आंगनवाड़ी वर्कर हो सकते हैं, वो कोई टीचर हो सकते हैं, वो अलग अलग विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ये भूमिका दी गई है। अब ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा हाँ, अब इसमें ये थोड़ा सा ज़रूरी है कि अब बीएलओ क्या कर रहा है? बीएलओ घर घर जाके आपको फार्म वितरित कर रहा है। आप रोज़ाना 50 फार्म जो है वापस जमा करा सकते हैं। 50 फार्म, क्योंकि ऐसा माना गया कि एक दिन में वो इतना ही बाँट पाएगा, क्योंकि उसको घर घर जाना है। तो वो घर घर जाए, फार्म बाँटे। अच्छा, उससे रिसीविंग ज़रूर ले लें, ये मेरा आप सभी से आग्रह है। जब भी आप फॉर्म भरते हैं, एनुमरेशन फॉर्म भरते हैं, उसको जमा कराते हैं बीएलओ को, तो उसकी रिसीविंग अपने पास अवश्य रखें, क्योंकि वो एक प्रूफ है, वो एक सबूत है कि आपने वो फॉर्म भर दिया है। और ज़रूर मांग लें, क्योंकि कई जगह ये संज्ञान में भी आ रहा है कि कई जगह रिसीविंग बीएलओ जो है वो नहीं दे रहे हैं। तो उनको आप ज़रूर रोकें भी और पूछें भी कि हमारी रिसीविंग कहाँ है, और अपनी रिसीविंग अवश्य ले लें। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। ये कुछ फॉर्म हैं जैसे बीएलए 1, 2 के लिए, इसकी मैं समझता हूँ आपको आवश्यकता नहीं है। आम लोगों को जो समझने की आवश्यकता वो ये है कि ये गन्ना फॉर्म, जिसको एनुमरेशन फॉर्म बोला जा रहा है, इसको भरना कैसे है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताऊँ, इस तरीके का ये फॉर्म आपको मिलेगा। हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में हो सकता है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, ये निर्वाचक का नाम, एपिक कोड, पता, तहसील, ये तमाम जानकारियाँ आपको उस फॉर्म में पहले से भरी हुई मिलेंगी। क्रम संख्या, भाग संख्या, एक ये क्यूआर कोड बना हुआ मिलेगा, एक ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो पहले से छपा हुआ मिलेगा। अगर सपोज़ ये मेरा है, मान लेते हैं ये मेरा मुझे फॉर्म दिया गया है, तो यहाँ मेरी सारी जानकारियाँ पहले से भरी होंगी। और यहाँ लिखा हुआ वर्तमान फ़ोटो चिपकाएँ। यहाँ आपको एक अपना नया कलर पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो यहाँ आपको चिपकाना है। अब उसके नीचे अपनी डिटेल इसमें आपको डालनी है। जन्म तिथि क्या है, आधार संख्या क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पिताजी का नाम क्या है, अगर मान लो कोई लीगल गार्डियन है तो उसको हम अभिभावक के रूप में जानते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ डालनी है। आपकी सारी डिटेल इसमें आती जाएंगी। तो ये फॉर्म है। उसके अलावा अगला कॉलम है इसमें कि अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचन नामावली में निर्वाचक का विवरण, यानी कि जो बात मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर आप 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल थे तो यहाँ आपकी डिटेल आएगी 2002 के हिसाब से। लेटेस्ट हो सकता है आप कहीं भी हों, लेकिन 2002 में आप जिस भी सूची पर थे वो सारी चीज़ें इसमें आपको भरनी है। विधानसभा क्या थी, भाग संख्या क्या थी, क्रम संख्या क्या थी, ये तमाम आपको 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसमें ऑलरेडी दी हुई है। या आप अपने बीएलए 2 से भी संपर्क कर सकते हैं, उसके पास भी 2002 की वोटर लिस्ट है, या बीएलओ से भी संपर्क कर सकते हैं। बीएलओ भी आपको ये जानकारी उपलब्ध करवा देगा। उसके बाद आप इसको भर देंगे। अगर मान लो उस वक्त, जैसे अभी ऊपर हमने बात की थी, 2002 में आप एसआईआर में नहीं थे, आपकी वोट नहीं बनी थी, तो क्या होगा? तो साथ में दूसरा कॉलम आप ध्यान से देखो, उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार। यानी कि अगर आप नहीं थे तो निश्चित तौर पर आपके पिताजी रहे होंगे। फिर पिताजी की जानकारी यहाँ आप इस पूरा जो आप देखेंगे, नाम, एपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, जैसे मेरे पिताजी का नाम, रिश्ते का नाम, मेरे पिता हैं, जिला क्या है, राज्य क्या है, और निर्वाचन क्षेत्र क्या है, भाग संख्या क्या है, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ भरेंगे। उसके बाद नीचे निर्वाचक या परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य, जो भी 18 साल से ऊपर का सदस्य है, उसका साइन, अगर वो उसका खुद का फॉर्म है तो साइन कर दे, साइन नहीं करता तो अंगूठा लगा सकता है। और अगर मैं अपने पिताजी के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो मुझे अपना रिश्ता भी डालना पड़ेगा। साइन मैंने अपना किया, लेकिन मैंने लिखा, ब्रैकेट में डालना पड़ेगा कि मेरे पिता हैं, या मैं खुद के लिए भर रहा हूँ तो मैं स्वयं के लिए भर रहा हूँ। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें वेरीफाई करके बीएलओ अपने नीचे सिग्नेचर करेगा। ये बीएलओ के हस्ताक्षर के लिए जगह है, यानी कि वो सरकारी अधिकारी जो आपके दरवाजे पर इस फॉर्म को देने आ रहा है। जब ये पूरा भर जाएगा तो ये वापस जमा हो जाएगा। तो ये है बिल्कुल सिंपल चीज़ें। लेकिन अब इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी आती हैं। कुछ एक उदाहरण के तौर पे निर्वाचन आयोग द्वारा भी ये उदाहरण दिए गए हैं, तो वो मैं आपको समझाने का प्रयास यहाँ करूँगा। पहला केस मान लीजिए किसी मतदाता का नाम पिछली सूची में शामिल है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बात की।
उदाहरण के तौर पे ये कोई मनीष माथुर हैं, इनका ये पहले से भरा हुआ फॉर्म आया है। ये ऊपर ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, मनीष माथुर, जयपुर, राजस्थान, ये पहले से भरा हुआ मिलेगा। ये चिंता नहीं करनी है, ये आपकी डिटेल पहले से भरी होंगी आपके फार्म में। तो फॉर्म मैंने जैसे बताया, फ़ोटो लगा देंगे, अपनी डिटेल डाल देंगे। अब क्योंकि ये मनीष माथुर जी जो हैं, ये पिछली बार 2002 की लिस्ट में शामिल थे, तो इस कॉलम में इन्होंने अपनी 2002 की जो जानकारी है वो डाल ली है। आप यहाँ देखेंगे ना, भाग संख्या 95, 95, 6, 409, ये तमाम चीज़ें इस वजह से यहाँ आपको दिख रही हैं। अब ये तो सिंपल केस है, इसमें 2002 में आप थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात आई कि 2002 में आप नहीं थे, आपके पिताजी थे, तो क्या होगा? अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ इन्होंने अपनी डिटेल डाल दी। ऊपर वाला कॉलम सारा आप ध्यान से देखिए, ये पहले से मुदित माथुर, ये वो सारा भरा हुआ मिलेगा आपको। इन्होंने पिताजी की डिटेल में डाला है नाम मनीष माथुर, क्योंकि ये इनकी डिटेल फ़िलहाल ये ताज़ा डिटेल है। ये जन्म, इसमें तो ये भरनी पड़ेगी आपको। जन्म तिथि क्या है, आधार संख्या क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पिताजी का नाम क्या, माताजी का नाम क्या। लेकिन क्योंकि ये पिछले एसआईआर में ये खुद शामिल नहीं थे, तो इन्होंने इस कॉलम को क्रॉस कर दिया, यानी कि ये कॉलम इनके मतलब का नहीं है। ये पिछले एसआईआर 2002 की सूची में नहीं थे। इनके पिताजी थे, मिस्टर मनीष माथुर थे, यानी कि जो भी आपके पिताजी का नाम हो। अब इस कॉलम में आप अपने पिताजी की जानकारी रखेंगे, क्योंकि पिताजी 2002 में थे, हम नहीं थे। तो ये दूसरी सिचुएशन है। तीसरी तरह का मामला, अगर मतदाता के स्वयं के माता पिता का नाम पिछली सूची में नहीं था, न पिताजी थे न माताजी थे, तो क्या करें? तो दादा दादी तो निश्चित तौर पर होंगे, तो उनमें से किसी एक का नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने यहाँ डिटेल डाल दी। अब यहाँ देखिए, जो थोड़ी देर पहले हम इनके पिताजी के नाम से इस फार्म को भर रहे थे, अब यहाँ हमने रिश्ता दिखाया लक्ष्मी नारायण के साथ, यानी कि इनके दादा के साथ। तो दादा होंगे आपके 2002 की सूची में, तो फिर दादा की पूरी डिटेल, दादाजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, और 2002 में उनकी वोटर संख्या क्या थी, भाग संख्या क्या थी, क्रम संख्या क्या थी, 2002 की जानकारी आप इस कॉलम में देंगे, और ये आपके साइन। तो ये भी सिंपल है, मतलब पिताजी ना हो तो दादाजी तो निश्चित तौर पर होंगे। उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पहले तो किसी और राज्य में रहते थे, लेकिन आजकल हमारे यहाँ रहते हैं, और वोट भी वो शिफ्ट कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब मैं वोट यहीं बनाऊं, क्योंकि अब मैं वापस जाना नहीं है, मेरी वोटिंग भी यहीं हो जाए, मेरा अब परिवार यहीं बस गया है, सारी चीज़ें ऐसे हो गई हैं। हमारे भी बहुत सारे गाँवों के साथी आजकल शहरों में रहने लगे हैं, तो वो भी शिफ्ट कर गए हैं। तो इस तरीके से कई चीज़ें जो शिफ्टिंग है वो भी आपको इसमें डालने की आवश्यकता है। अब क्या है, इन्होंने अपनी डिटेल डाल दी, क्योंकि अन्य किसी राज्य से आए हैं। आप देखोगे ऊपर इन्होंने ये राजस्थान के उदाहरण से समझाया हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है तहसील चाकसू है, राज्य का नाम राजस्थान है, लेकिन ये व्यक्ति पहले मध्य प्रदेश के थे, नीमच। तो इन्होंने जब पिछली एसआईआर में अपनी डिटेल डाली, 2002 वाली जो जानकारी इन्होंने डाली, तो वो जानकारी डाली जो 2002 की सूची के अनुरूप थी। 2002 की सूची में ये कहाँ थे? मध्य प्रदेश। आज 2026 में ये कहाँ है? राजस्थान। तो ऐसे ही पहले आप कहाँ थे और आज आप कहाँ हो, ये आपको इसमें डालना है। आज का तो लेटेस्ट ये पहला वाला कॉलम तो यही है कि इसमें आज की जो सही जानकारी है वो आपको देनी है। ये नीचे वाले दो कॉलम में उल्टे हाथ पे जो है वो क्या है कि 2002 में आप कहाँ थे। आप नहीं थे तो आपका कोई रिश्तेदार होगा, अगर रिश्तेदार था तो वो सीधे हाथ के कॉलम में आ जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अब अगर अगला एक केस ले लेते हैं, कोई भी ऐसी मैरिड महिला जिसका नाम पिछली सूची में शामिल नहीं था, तो उनकी मैपिंग कैसे होगी? उनकी मैपिंग होगी उनके माता पिता के नाम से, क्योंकि 2002 में निश्चित तौर पर जिस बहन बेटी का कोई वोट नहीं बना था तो उसके पिताजी का होगा, क्योंकि शादी भी बाद में हुई होगी, तो पति से मैपिंग नहीं होगी। उसकी मैपिंग कहाँ से ले रहे हैं? वो 2002 की वोटर लिस्ट से, और 2 में वो कहाँ मिलेगी? अपने पिताजी के यहाँ। तो वो तमाम जानकारी यहाँ आपको डालना है। अब इसी पे एक विषय और भी है, तमाम कार्यशालाओं में ये सवाल उठता भी है। हमारे राज्य में, खासकर मैं अपने हरियाणा के कुछ विशेष इलाकों की बात करूं, तो कुछ बच्चों की शादियां जो है बाहर के स्टेटों में हो रखी हैं। तो जब बाहर के स्टेट से वो बेटी को ब्याह के ले आए हैं अपने यहाँ, तो उस बेटी की डिटेल कहाँ मिलेगी आज? वहाँ जहाँ की वो बेटी थी, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, हरियाणा से तो वो नहीं थी। तो उसकी जब आप डिटेल डालेंगे तो उसके वहाँ की डिटेल उसके पिताजी के नाम से मैपिंग यहाँ कर लेंगे।
क्योंकि हो सकता है उस टाइम 2002 में वो वहाँ वोटर ना हो, उसके पिताजी हों, तो सेम वो चीज़ें यहाँ होंगी। अब ये महिला की जो डिटेल है वो पहले से यहाँ भरी हुई आपको मिलेगी जब आपको फॉर्म मिलेगा। ये आज की जो उसकी करंट की डिटेल है, जो आज उसकी सही स्थिति है, वो यहाँ डाली जाएगी, क्योंकि अब यहाँ वो शादीशुदा है तो उसके पति पत्नी जो भी हैं उनका नाम आ जाएगा, लड़का है लड़की है। और नीचे जो डिटेल आएगी वो उसके पिता की आएगी, जो पिता कहाँ है, किसी और राज्य से, तो वो तमाम संख्या आपको यहाँ डालनी है। वो वहाँ की 2002 की लिस्ट में मिल जाएगा। अच्छा, एक सवाल उठता है कि जी वहाँ की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो जो वोटर कार्ड है, उस वोटर कार्ड में तमाम जानकारी दे रखी होती है। आप वहाँ से अपना वोटर कार्ड मंगा लो, अपने बीएलओ को दे दो, वो भी ऑनलाइन ढूंढ सकता है अगर आप नहीं ढूंढ सकते तो। नहीं तो आप भी ऑनलाइन उसको ढूंढोगे, उस पर एक एपिक नंबर है, एपिक नंबर से आप सर्च करोगे, आपकी तमाम जानकारी आ जाएगी। ये जो विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सारी संख्याएं आप एपिक नंबर से ढूंढ सकते हो। या 2002 की वोटर लिस्ट अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो उसमें सारी लिखी हुई हैं, वहाँ से भी ले सकते हो। लेकिन ये थोड़ी दिक्कत उन राज्यों से जो बाहर से आए हैं उनको थोड़ी हो सकती है। वो ऑनलाइन आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे सारे इलेक्टोरल अवेलेबल हैं। आप किसी भी राज्य का, किसी भी विधानसभा का देख सकते हैं, किसी भी बूथ का देख सकते हैं। एपिक नंबर अगर आपके पास हो तो आपको राज्य और विधानसभा ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है, एपिक नंबर डालेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता भी दूंगा कि एपिक नंबर से आपको ये तमाम चीज़ें कैसे ढूंढनी। आप कमेंट में मुझे लिख देना अगर कोई ऐसी दिक्कत आए, या कोई और भी आपके मन में इस पीपीटी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक केस और ले लेते हैं। कुछ विवाहिता महिला हैं जिनके स्वयं और उनके माता पिता का नाम मतदाता में सूची में शामिल नहीं है। पिता का नाम नहीं है, लेकिन वही जो पहली सिचुएशन थी, माँ का तो है तो माँ का ले लो, न पिता का है न माता का है तो दादा का है, दादा का ले लो, दादी का ले लो। यानी कि वंशानुक्रम के हिसाब से आप कहीं ना कहीं तो उस सूची में ऑब्वियसली शामिल रहेंगे। तो ये जब फॉर्म आप भर देंगे, ये आपने जमा कराना है। मैंने आपको बताया कि रोज़ाना ये फॉर्म 50 भर के 50 फॉर्म एक दिन में जमा हो सकते हैं। इसके अलावा 2002 की मैपिंग के हिसाब से सारा हो रहा है। और अगर आम भाषा में आप समझें तो ये बिल्कुल सरल प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं है। आपकी आज की डिटेल और 2002 की डिटेल बस आपको ये डालनी है, और जहाँ भी आप आज की डेट में हैं आपका एड्रेस प्रॉपर वो आ जाएगा, और जहाँ 2002 में थे, जिस संख्या पे थे, जिस बूथ पे थे, वो वहाँ डिटेल आ जाएगी। ये फॉर्म आप भर के जमा कराएंगे। उसके बाद जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, 1 महीने के ठीक बाद क्या होगा, ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होगा। उस सूची में एक बार आप अपना नाम चेक कर लेना, आपने फॉर्म तरीके से भर के जमा कराया तो निश्चित तौर पर वहाँ आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी कोई गलती रह जाए तो उसमें फिर से सुधार की आवश्यकता है तो वो किया जा सकता है। लेकिन कोशिश आपको करनी है कि ये फॉर्म आप अच्छे से भरें, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी गलती के। क्योंकि अगर आप ये सही से भर देंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो प्रक्रिया में आपकी भागीदारी होगी। और ऑनलाइन माध्यम से अगर आप चाहते हैं कि हम एपिक नंबर से अपनी डिटेल कैसे निकालें तो आप मुझे बताइएगा, वो भी मैं आपको अगली अपनी वीडियो से बताऊंगा। इस वीडियो में भी अगर आपके मन में कोई सवाल अभी भी बचता है, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्म कितना मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से आपने भरना है, लेकिन फिर भी अगर कोई मन में सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से वो सवाल कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर मैं उसका कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दूं। क्योंकि देखिए, मतदाता सूची का शुद्धिकरण हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है। आने वाले समय में शायद हम ना हों, हमारे बच्चे हों, पीढ़ियां गुजर जाती हैं चीज़ें सुधारने में। तो जो आप आज कर रहे हैं निश्चित तौर पर इसका आने वाले समय में फ़ायदा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके कुछ फर्जी वोट्स भी हैं, जिनको आम सरल भाषा में घुसपैठिए आप कह सकते हैं, तो ऐसे लोग भी ऐसी सूची के माध्यम से पहचाने जाएंगे। क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो ये हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है कि हम इस प्रक्रिया को समझें और सही से करें। इसको बिल्कुल मजाक में ना लें। आपके पास सिर्फ 1 ही महीना है, उसमें से भी कुछ दिन निकल गए हैं। इस महीने के अंदर अंदर आपको करना है। अगर आप बीएलओ का भी इंतज़ार नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी एनोमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। आप कहेंगे तो वो भी मैं अगली किसी वीडियो में आपको बता दूंगा, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें आप करेंगे। उसके बाद अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाएगी, जैसे मैंने पहले ही कहा था, ऊपर ईआरओ उसका निर्णय आएगा, ड्राफ्ट सूची आएगी, ईआरओ को हम अपनी कंप्लेंट रेज करके उसको ठीक करवा सकते हैं।
ईआरओ भी गलत करता है, तो हमारे पास और डिफरेंट मैकेनिज़्म हैं, फिर हम कर सकते हैं चीज़ें। लेकिन हमने इतना जाना ही क्यों है जब हम पहले ही सही कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद साथियों, और आशा करता हूँ आप राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी ज़रूर देंगे। और कोई भी आपको सवाल एसआईआर से जुड़ा आपके ज़हन में आए तो निश्चित तौर पर आप मुझसे पूछिए। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा कि अगर मैं किसी भी क्षण आपकी मदद कर पाया इस पूरे मामले में। तो इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय हरियाणा दोस्तों।